जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज हम बात करेंगे यानी गंगा नदी तंत्र के बारे में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आपका जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल चरम सीमा पर रखना है दोस्तों। और अगर आप कोशिश करती रहोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलने वाली है। तो वो कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों कोशिश जारी रखनी है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है और हम जब निरंतर कोशिश करेंगे तो एक दिन सफलता हमारे चरण जरूर स्पर्श करेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं आज गंगा नदी तंत्र के बारे में। कल हमने गंगा नदी के बारे में एक एक बिंदु के रूप में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे उनकी सहायक नदियों के बारे में। तो आज हम अध्ययन करेंगे यानी गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रामगंगा नदी की। कौन सी नदी की? रामगंगा नदी की। एक नंबर पे अपन बात करेंगे यानी राम गंगा नदी। रामगंगा नदी की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इसके उद्गम की बात करते हैं। किसकी? उद्गम की। इसका उद्गम होता है घेड़वाल छोटी यूके यानी उत्तराखंड से। इनके अगर अपन बहाव की बात करें दोस्तों तो इसका बहाव उत्तराखंड यानी यूके व यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में इसका बहाव है। उत्तर प्रदेश के इनके अगर अपन बात करें तो ये भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के अंदर, उससे होकर के ये बहती है। तो एक बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया गया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो ये भी याद रखना आप, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में से प्रवाहित, ठीक है। तो यानी इससे क्या होती है? ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उससे होकर के ये क्या होती है? प्रवाहित होती है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके बारे में, रामगंगा नदी के बारे में। तो अगर इनके बारे में नेक्स्ट बात करें अपने तो यानी ये गंगा नदी में मैदानी भाग में मिलने वाली प्रथम नदी है। गंगा नदी में मैदान में आने के बाद में प्रथम जो उत्तर साइड में जो मिलती है, यानी अगर अपन कह सकते हैं कौन से किनारे से? बाएं किनारे से मिलने वाली पहली सहायक नदी है। तो यानी गंगा में मैदान में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी, ठीक है। तो पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा है। और रामगंगा के विलय की अगर अपन बात करें दोस्तों, किसकी? विलय की। किसके बारे में? रामगंगा। तो रामगंगा का जो विलय है वो गंगा नदी में होता है कनौज के पास में। किसके पास में? कनौज के पास में। तो यानी कनौज के पास गंगा में क्या हो जाता है? इसका विलय हो जाता है। तो ये हमारी छोटी सी कौन सी है? रामगंगा नदी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कौन सी, यानी 2 नंबर पे जो नदी है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सी नदी? गोमती नदी के बारे में। अब गोमती नदी की अगर अपन बात करें दोस्तों तो गोमती जो इसकी सहायक नदी है वो एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदी जो कि किसी पर्वतीय भाग से नहीं निकलती है, या अपन कह सकते हैं उत्तर में या दाएं किनारे से मिलने वाली
सारे के सारे बाएं किनारे से मिलने वाली सारी की सारी जो नदियां हैं, जैसे अपन बात करें रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, सारे की सारी जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से निकल करके आती हैं। लेकिन बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी पर्वतीय भाग से नहीं निकल करके मैदानी भाग से निकलती है। तो ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया था। तो पहले अपन उसके इसके क्या करते हैं, उद्गम की बात करते हैं। तो इसका उद्गम होता है वो यूपी का जो पीलीभीत जिला है, उस पीलीभीत जिले के यानी फुलर झील से ये निकलती है। तो यानी फुलर झील पीलीभीत जिला यूपी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अपन बात करते हैं यानी मैदानी भाग से गंगा की एकमात्र सहायक नदी, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदान से निकलती है। ठीक है, तो यानी आपको पूछ ले कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो कि पहाड़ी भागों से नहीं निकलती है यानी मैदानी भाग से निकलती है, तो कौन सी है, गोमती। अब गोमती नदी की बात करें तो इसके किनारे पर जौनपुर नगर बसा हुआ है। कौन सा नगर है, जौनपुर। तो अगर अपन बात करें गोमती नदी की, तो किनारे स्थित नगर की बात करें अपने, इसकी किनारे स्थित नगर। तो किनारे स्थित नगरों की अगर अपन बात करें तो देखो, किनारे स्थित नगर, तो किनारे स्थित जो नगर हैं उनमें एक तो आता है जौनपुर। जौनपुर यूपी का जो जिला है जौनपुर, वो इसके किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, किसके किनारे पर है, गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। किनारे स्थित नगर की बात करें तो जौनपुर इसके किनारे पर स्थित है गोमती नदी के। तो ये गोमती नदी से ये संबंधित है। अगर इनके विलय की बात करें अपने, इनके किसकी बात करते हैं, विलय की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इनका जो विलय है, इनका जो विलय है वो हो जाता है गाजीपुर, गाजीपुर यूपी के पास है, गंगा में, गंगा में इसका क्या हो जाता है, विलय। यानी गाजीपुर के पास में ये यूपी में मिल जाती है, किसमें, गंगा नदी में। ठीक है, तो ये कौन कौन सी नदियां होगी, रामगंगा है, गोमती। रामगंगा की बात करें अपने तो रामगंगा जो नदी है उसका उद्गम कहाँ होता है, गैडवाल चोटी से होता है, उत्तराखंड से। उनके बाद में अगर अपन बात करें इनकी दोस्तों, तो यानी इनका जो बहाव है वो उत्तराखंड और किस में है, यूपी में है। इनके बाद में अगर अपन बात करें दोस्तों, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर के ये बहती है उत्तराखंड में, और मैदानी भाग में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। जब गंगा मैदानी भाग में आती है, मैदानी भाग में कहाँ आती है, तो मैंने कल आपको लिखाया था, यानी ये हरिद्वार में गंगा भाग में प्रवेश करती है। तो ये एक बार प्रश्न पूछा भी गया था कि गंगा नदी है वो सर्वप्रथम मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। तो ये आपको याद रखना होगा। इनके बाद में अगर अपन बात करें, जी हाँ दोस्तों, इनके बाद में बात करें अपने गोमती नदी की, तो फुलेर झील से निकलती है, पीलीभीत जिले से। यानी ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है गंगा की, गोमती, जो कि मैदानी भाग से निकलती है। अब इनके बात करें किनारे पर स्थित नगर, तो जौनपुर जो शहर है, जौनपुर जो नगर है वो कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। विलय की बात करें तो गाजीपुर यूपी के पास में ये किसमें मिल जाती है, ये मिल जाती है गंगा नदी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके बाद में घाघरा नदी की। कौन सी नदी की, घाघरा नदी की। तो देखो, इनके बाद में अपन बात करते हैं
घाघरा ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, काली नदी, घाघरा या काली नदी। तो देखो इनके अगर उद्गम की बात करें तो इनका उद्गम है प्रारंभ में 2 शाखाओं के रूप में होता है। तो इनका उद्गम होता है वो नेपाल की पहाड़ियों से होता है, नेपाल की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो अगर बात करें हम तो प्रारंभ में ये 2 भागों में आती है। जैसे बात करें अपने, जैसे ये पहाड़ियां हैं, तो शुरुआत में क्या होता है कि ये जो नदी है ये 2 भागों में निकल करके आती है। इधर से जो नदी आती है इसको नेपाल में काली के नाम से जाना जाता है, नेपाल में क्या कहा जाता है, काली। लेकिन जैसे ये भारत में प्रवेश करती है, जैसे अपने ये मान लेते हैं कि ये सीमा है और ये भारत में प्रवेश करने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, शारदा हो जाता है, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये जो नदी है ये घाघरा के नाम से जानी जाती है, ये घाघरा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये दोनों नदियां मिलकर के आगे इसका नाम क्या हो जाता है, घाघरा हो जाता है। और आगे चलकर ये किस में मिल जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें घाघरा की, तो घाघरा का जो मिलन है वो कहाँ होता है, इनके मिलन की बात करें गंगा में मिलन, तो ये छपरा बिहार में मिलती है। छपरा जो बिहार के अंदर है, छपरा नामक स्थान है, वहां पर आकर के मिलती है। अब देखो इसमें इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है राप्ती नदी, जो आकर के किसमें मिलती है, घाघरा नदी में। तो इस नदी का नाम है राप्ती नदी। तो जो राप्ती जो नदी है वो आती है, और राप्ती नदी के किनारे एक शहर है, वो अक्सर पूछा जाता है। यानी यहां पर एक शहर है गोरखपुर। गोरखपुर जो जिला है या शहर है, वो गोरखपुर कहाँ का है, यूपी का। तो इनके किनारे पर स्थित है राप्ती नदी के। राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है, ये घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। तो देखो अब अगर अपन बात करें इनके बाद में, तो ये कौन सी नदी हो गई, घाघरा नदी, जो नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। अब देखो यहां पर अपन बात करते हैं इनके बहाव की, तो इनका जो बहाव है वो यानी नेपाल, और नेपाल के बाद में ये यूपी में प्रवेश करती है। यूपी के बाद में ये कहाँ चली जाती है, बिहार में चली जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यानी उसके बाद में कहाँ चली जाती है, बिहार में। तो इनके अगर अपन बाद में बात करें अपन विलय की, तो इसका जो विलय है वो यानी छपरा बिहार के पास है, इसमें गंगा में। तो यानी इसका क्या होता है, गंगा में विलय हो जाता है, छपरा बिहार के पास में। अब देखो इनकी सहायक नदियों की बात करें अपने, या अपन कह सकते हैं नेपाल में यानी ये शारदा और घाघरा 2 शाखाओं के रूप में मिलती है। तो एक सहायक नदी, एक की बात करते हैं सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी है, राप्ती। अब देखो राप्ती नदी, राप्ती नदी की अपन बात करें तो इसके किनारे पर है कौन सा शहर है, यानी गोरखपुर। गोरखपुर की अपन बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी जो रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे है, भारत का रेलवे जोन है, उसका क्या है, जोन का मुख्यालय है, ठीक है। तो यानी गोरखपुर जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यूपी का है, तो वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती किसकी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। ये कौन सी नदी हो गई हमारी, घाघरा नदी। इनके बाद में अपन बात करते हैं कौन सी नदी की, गंडक नदी की। इनकी अगर अपन बात करें दोस्तों कौन सी नदी की, गंडक नदी की। तो ये नेपाल से निकलती है, ठीक है। इनके बाद में अगर अपना इसकी बात करते हैं अपने विलय की, तो इसका जो विलय है वो हो जाता है किसमें, यानी गंगा में, सोनपुर बिहार के पास है, गंगा में। तो सोनपुर बिहार के पास में किस में विलय हो जाता है, गंगा नदी में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। कौन सी नदी का, गंडक का, ठीक है। तो ये याद रखना आप। तो इनके बारे में मोस्ट क्वेश्चन यही बनता है
कि यानी सोनपुर बिहार जो है वहां पर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो यानी तो देखो यहां भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो सोनपुर बिहार है, वहां पर क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्या लगता है, पशु मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी इस नदी से संबंधित। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी नदी के बारे में, कोसी नदी के बारे में। कौन सी नदी, कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है, चलो उद्गम इसका लिख लेते हैं। उद्गम इसका होता है गोसाईनाथ की पहाड़ियां नेपाल से। गोसाई नाथ पहाड़ी नेपाल। तो यानी कहने का मतलब वो है कि यानी घाघरा, गंडक और गोमती तीनों जो नदियां हैं, तीनों नदियां आकर के कहाँ मिलती हैं, ये तीनों की तीनों नदियां का उद्गम कहाँ से होता है आपको पूछ ले तो नेपाल से होता है। तीन नदियों का, कौन सी, घाघरा, गंडक और कोसी नदी का। ठीक है, तो यानी कोसी नदी है वो कहाँ से निकलती है, गोसाईनाथ की जो पहाड़ियां हैं नेपाल से, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और इनके अगर अपन बहाव की बात करें दोस्तों, तो नेपाल और बिहार, नेपाल व बिहार इसका क्या है, बहाव क्षेत्र है। अब अपन बात करें इसके विलय की, तो इसका जो विलय है वो हो जाता है किसमें, इनका जो विलय है, विलय हो जाता है इसका भागलपुर के पास में, सॉरी, यानी भागलपुर है बिहार के पास है, किसमें मिल जाती है, गंगा में। अब देखो इनके बारे में मुख्य प्रश्न क्या बनता है, आज तक का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। या भारत में मार्ग परिवर्तन के मामले में सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है, या सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। कौन सी नदी के बारे में, कोसी के बारे में। यानी सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन वाली नदी, तो सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन वाली नदी है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है आपको पूछा जाए तो कौन सी नदी को, कोसी नदी को। अब देखो इसके ऊपर एक हनुमान सागर बांध भी बनाया गया है। तो यानी हनुमान सागर बांध, ठीक है, बांध बनाया गया कहां पर है, बिहार में। और इनके जो हनुमान सागर बांध है ये नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त क्या है, ये परियोजना है। तो यानी ये जो हनुमान सागर बांध है ये नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। बनाया भारत के द्वारा गया है, लेकिन इनमें जो विद्युत उत्पादन होती है वो नेपाल को भी मिलती है। ठीक है, तो यानी हनुमान सागर बांध आपको पूछ ले कौन सी नदी पर है, तो कोसी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट जो इसकी सहायक नदी है बाएं किनारे वाली, वो है महानंदा। महानंदा नदी, महानंदा नदी है, उसके अगर उद्गम की बात करें अपन दोस्तों, तो इसका जो उद्गम होता है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। दार्जिलिंग पहाड़ियां, दार्जिलिंग की पहाड़ियां यानी पश्चिमी बंगाल में है। ये पश्चिमी बंगाल से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और इसके अगर विलय की बात करें, इसके अगर विलय की बात करें तो यानी ये फरक्का बांध के पास गंगा में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ठीक है, अब बात करें अपन फरक्का बांध की, तो यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो फरक्का बांध है वो अगर आपको पूछे तो यानी ये कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर है दोस्तों। तो गंगा नदी पर है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो फरक्का बांध के बारे में बात होगी। ये अगर इनके बारे में एक बात और कहें तो यानी गंगा में
गंगा में यानी बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है ये, अंतिम है सहायक है नदी। तो यानी बात करें गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, आपको पूछ ले सीधा सीधा क्वेश्चन है, बाएं किनारे से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी तो है रामगंगा। और अगर आपको पूछे राम कैसा था, महान, तो यानी अंतिम जो सहायक नदी है वो किसी है, महानंदा है। तो महानंदा जो नदी है वो बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है किसकी, गंगा की। तो ये हमारी सहायक नदियां किसकी हुई, गंगा की, दाएं बाएं किनारे वाले। अब अपन बात करते हैं दाएं किनारे वाले सहायक नदियों की। तो देखो दाएं किनारे वाली सहायक है नदियां, तो गंगा के जो दाएं किनारे वाले सहायक नदी हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, यानी यमुना नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में, यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इसका जो उद्गम है वो होता है यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से, यानी यमुनोत्री यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। तो यानी यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से किसका निर्माण उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी की बात करें तो यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, अपन कह सकते हैं प्रमुख सहायक नदी भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, जो यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है ये। अब अपन बात करें इसके बहाव की, तो यानी ये यमुना नदी है वो कहाँ कहाँ बहती है। अगर यमुना नदी की बात करें, देखो एक मैप्स भी इसका बना देता हूँ, ये महत्वपूर्ण नदी है। तो देखो यहाँ से ये निकलती है, इस पहाड़ियों का नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री यूके यानी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का, यानी यमुना नदी का। और आगे चल करके ये किसमें मिल जाती है, आगे चल करके ये गंगा में मिल जाती है। अब गंगा में जहां मिलती है उस स्थान का नाम पूछिए आपको, तो यानी आ जाएगा इलाहाबाद के पास, यानी प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक है। तो यानी इलाहाबाद के पास में ये मिलती है, इलाहाबाद के पास में, ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें कौन सी नदी की, यमुना नदी की, तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे अपन बात करें चंबल, बेतवा, केन, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो यानी चंबल, केन, बेतवा हैं ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये नदी कौन सी होगी, यमुना। अब अगर अपन बात करें इसके किनारे पर बसे शहर, तो यानी इसके यमुना नदी के किनारे पर जो बसे हुए शहर हैं उनमें अगर अपन बात करें तो जैसे दिल्ली है, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, ये जो शहर हैं ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, यमुना नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। तो इनके बारे में अक्सर पूछ लेते हैं, दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इलाहाबाद है, ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें बहाव की, तो बहाव इसका सबसे पहले अपन बात करें उत्तराखंड, उसके बाद में ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जाती है, उसके बाद में ये दिल्ली से आ जाती है, फिर हरियाणा में भी कुछ इसका भाग है, हरियाणा, और फिर क्या है यूपी, और यूपी में किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। तो विलय इसका अगर आपको पूछ ले तो विलय इसका प्रयागराज है, यूपी में, यूपी में गंगा में, गंगा में। तो यानी यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम बनता है, कहां पर है, प्रयागराज में। तो प्रयागराज में ये इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके किनारे पर जो शहर हैं उनकी।
किनारे पर जो शहर हैं उनकी अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यानी जैसे अपन बात करें दिल्ली है, दिल्ली, आगरा, मथुरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा, और अगर अपन बात करें इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। तो ये जो शहर हैं ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? यमुना नदी के। अगर अपन अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इनकी प्रमुख सहायक नदियां तीन नदियों के तो आपको नाम याद रखने हैं, यानी चंबल, केन और बेतवा। ये इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी हैं। वैसे इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन आपको ये प्रमुख रूप से याद रखना है, ठीक है। अब देखो, एक गोमती नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, उनके बारे में पूछ लिया जाता है तो यहां पर मैं नोट लगा करके लिखा देता हूं, यानी इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है आपको, तो यहां नोट के माध्यम से मैं लिखा देता हूं, यानी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर है, उज्जैन शहर, ठीक है। तो यानी क्षिप्रा नदी है, उसके किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन। तो ये कई बार पूछा जाता है, क्षिप्रा नदी है उसके किनारे पर कौन सा शहर है? उज्जैन शहर है। तो उज्जैन किसका है? यूपी का शहर है, ठीक है। तो देखो, इनके बाद में अगर अपन बात करें, आपको अयोध्या भी पूछ सकता है, तो यहां ब्रैकेट में ये लिख देता हूं, अयोध्या यानी सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। आपको पूछ ले अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू जो नदी है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या शहर बसा हुआ है। तो ये उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, और सरयू दोनों ये क्या है? तीर्थ स्थल के दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। अयोध्या तो अपन माने तो श्री रामचंद्र जी की है, जन्मभूमि है, तो ये सरयू नदी आपको पूछ सकता है। एक आपको क्षिप्रा नदी यानी उज्जैन है, वो भी क्या है? प्रमुख तीर्थ स्थलों में जाना जाता है, तो ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर इनके बाद में अपन बात करते हैं यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में। यमुना नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनकी बात करेंगे, तो देखो, अब बात करते हैं अपने चंबल नदी की, इनकी बात करेंगे चंबल नदी की। चलो पहले केन और बेतवा के बारे में अपने बात कर लेते हैं। केन नदी, केन नदी, तो केन और बेतवा के बारे में आपको बढ़िया प्रश्न यहां से बना सकता है। तो केन और बेतवा के बारे में अगर पूछे आपको, तो इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है, क्योंकि केन बेतवा हैं उनके बारे में प्रश्न इसलिए क्योंकि भारत की ये दोनों नदियां हैं, ये सबसे पहले जोड़ी गई थी, यानी केन और बेतवा को भारत में नदी जोड़ो अभियान के तहत सबसे पहले जोड़ा गया था। तो यानी इसके अगर उद्गम की बात करें अपने, उद्गम है, तो यानी इस केन नदी का जो उद्गम है वो होता है विंध्याचल श्रृंखला से। केन नदी का जो उद्गम होता है वो विंध्याचल श्रृंखला से होता है। और केन नदी की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यानी विलय की अगर अपन बात करें इसकी, विलय, तो यानी इसका विलय कहाँ हो जाता है? यमुना में। यमुना में इसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इनके बाद में अपन बात करें बेतवा की। बेतवा जो नदी है, बेतवा नदी है उसके किनारे झांसी जो शहर है वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। एक तो ये याद रखना आप है। चलो उद्गम की बात करें तो ये विंध्याचल से ही निकलती है। उद्गम की बात करें तो ये विंध्यन पहाड़ियों से, ठीक है। अब देखो, इनकी बात करें तो यानी झांसी, झांसी किनारे पर बसा है, ठीक है।
दूसरी बात करें अपन झांसी के बाद में, तो यानी बेतवा, झांसी, बेतवा नदी के किनारे झांसी शहर बसा हुआ है। इनके अलावा अगर अपन बात करें तो इनके ऊपर जो महत्वपूर्ण परियोजना है उनके बारे में पूछा जाता है। माता टीला परियोजना या महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो यानी माता टीला परियोजना एमपी, या अपन कह सकते हैं या लक्ष्मी बाई परियोजना भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये माता टीला परियोजना या लक्ष्मीबाई परियोजना एक ही बात है इनका। महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी इसको बोलते हैं। अब नोट लगा करके यहां मैं लिखा देता हूं आपको, यानी भारत में नदी जोड़ो अभियान में सर्वप्रथम केन व बेतवा नदियों को जोड़ा गया। तो सबसे पहले है वो केन और बेतवा नदियों को जोड़ा गया था, यानी केन और जो बेतवा दोनों नदियां हैं उनको जोड़ा गया था किसके द्वारा, यानी नदी जोड़ो अभियान है भारत का। आपको पूछ ले भारत के नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले किन दो नदियों को जोड़ा गया था, तो यानी केन और बेतवा नदियों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी, यमुना की। अब यमुना की अगली सहायक नदी की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो बात करते हैं अपन चंबल नदी की। चंबल नदी की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो उद्गम कहां से होता है। वैसे चंबल नदी अपने भारत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और राजस्थान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान जीके में भी आपको चंबल नदी आपको काफी बार प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के उद्गम की बात करें दोस्तों, तो यानी जाना पाओ की पहाड़ियां, जाना पाओ पहाड़ियां यानी एमपी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो जाना पाओ की पहाड़ियां एमपी से ये निकलती है। अब इनके अगर अपना बहाव की बात करें दोस्तों, तो इनका बहाव है वो एमपी के बाद में यानी राजस्थान आरजे, और उनके बाद में यूपी, और यूपी में ये इटावा के पास में जाकर के किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यूपी। और अगर इसके विलय की बात करें दोस्तों, तो इसका जो विलय है वो यानी इटावा के पास है, यमुना में इसका क्या हो जाता है, यमुना में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। अब देखो अपन बात करते हैं चंबल नदी की। तो चंबल नदी की बात करें अपने, तो राजस्थान में इसके बहाव की बात करें अपने, राजस्थान में बहाव, तो राजस्थान में इसका जो बहाव है वो चित्तौड़ के बाद में अगर अपन बात करें तो कोटा के बाद में बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों के अंदर है राजस्थान के। लगभग कितने जिले हो गए, 6 जिले। तो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है कौन सी, चंबल। और राजस्थान की ये प्रमुख सहायक नदी है, राजस्थान की एकमात्र अपन कह सकते हैं यानी 12मासी नदी अपन कह सकते हैं, यानी 12 महीने बहने वाली जो नदी है राजस्थान की एकमात्र कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक है, अब देखते हैं कि राजस्थान में प्रवेश कई बार पूछ लेता है। राजस्थान में प्रवेश है, तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में होता है। कहां पर होता है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। इस चित्तौड़गढ़ में क्या हो जाता है, इसका प्रवेश हो जाता है। ठीक है, तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, अब बात करें इनकी, तो इनके ऊपर जो 4 प्रमुख बांध हैं उनकी बात कर लेते हैं अपने। 4 प्रमुख बांध है, तो 4 प्रमुख बांध की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यानी कौन कौन से हैं। नंबर 1 की बात करें तो गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। दूसरा जो बांध है वो है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर के बाद में अगर अपन बात करें तो आ जाता है कोटा बैराज। और चौथा जो आता है, नहीं कोटा बैराज लास्ट में आता है, क्रम वाइज लिखा रहा हूं मैं आपको, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है इनका। जो तीसरा है वो है जवाहर सागर बांध। और जो चौथा बांध है वो है राणा
यानी कोटा बिराज। चौथा जो बांध है वो कौन सा है? कोटा बिराज। तो ये चार प्रमुख बांध है इनके ऊपर है। अगर इनकी बात करें गांधी सागर बांध की, तो 115 मेगावाट क्या है, इस पर विद्युत उत्पादन होती है। तो 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है किससे? यानी गांधी सागर बांध से। राणा प्रताप सागर की बांध की बात करें अपने, तो 170 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। अगर जवाहर सागर की बात करें अपन दोस्तों, तो इससे क्या है, 99 मेगावाट है विद्युत क्या होती है, उत्पादन होती है। और कोटा बैराज से केवल क्या होती है, केवल और केवल क्या होती है, सिंचाई होती है। तो केवल सिंचाई के काम में आता है कोटा बैराज। ठीक है। तो इस प्रकार इस पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। तो इन चारों बांधों को अगर मिला दिया जाए तो इसे बोलते हैं चंबल परियोजना। इसे क्या बोला जाता है? चंबल परियोजना के नाम से जाना जाता है। चारों बांधों को संयुक्त रूप से चंबल परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगर चंबल परियोजना की बात करें दोस्तों, तो इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों का हिस्सा है। तो यानी इसमें हिस्से की बात करें अपने, तो राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की ये क्या है, संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के हिस्से की बात करें इसमें, तो राजस्थान का हिस्सा इसमें क्या है, 50% हिस्सा राजस्थान का है और 50% हिस्सा किसका है, मध्य प्रदेश का। तो दोनों में क्या है, 50-50 मामला है। कौन सी परियोजना में? चंबल परियोजना में। चंबल परियोजना कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। और 4 बांध इस पे बने हुए हैं। इन चारों बांधों को चंबल परियोजना में शामिल किया जाता है। गांधी सागर बांध की बात अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको साथ में जिला भी लिखा देता हूं। तो ये मंदसौर एमपी के अंदर है। मंदसौर एमपी के अंदर है। कौन सी? यानी गांधी सागर बांध है। अगर अपन राणा प्रताप सागर की बात करें, तो ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। तो इनकी अगर अपन बात करें, तो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। अगर जवाहर सागर की और कोटा बैराज की अगर अपन बात करें, तो ये कहां पर है? ये दोनों कोटा के अंदर है। ठीक है। तो ये तीनों बांध हो गए अलग अलग, और चारों बांध है। और चारों बांधों को संयुक्त चंबल परियोजना के नाम से, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये क्या मानी जाती है, संयुक्त परियोजना। एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। चंबल नदी की बात करें तो उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है। भाव इसका एमपी, राजस्थान और यूपी के अंदर है। और विलय की अगर अपन बात करें तो इटावा, यमुना में मिल जाती है। भाव की बात करें राजस्थान में तो 6 जिलों में, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। 4 प्रमुख इस पे बांध बने हुए हैं। और गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी के अंदर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर, जवाहर सागर और कोटा बिराज दोनों किस्म आते हैं कोटा के अंदर। 2-3 बांधों पर बिजली बनती है और एक से केवल क्या होती है, सिंचाई होती है। तो गांधी सागर में 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर में 172 मेगावाट, और जवाहर सागर में कितनी है, 99 मेगावाट। अगर आपको कुल पूछ ले चंबल परियोजना में, तो कुल अगर आपको विद्युत उत्पादन पूछ ले, तो 115 और 72 कितने हो गए, 287, और 287 और 99 कितने हो गए, तो 386। तो 386 क्या हो गया, मेगावाट इस पर कुल विद्युत उत्पादन होती है। ठीक है। 386 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन होती है किसमें, चंबल परियोजना में। ठीक है। तो इसमें हिस्सा आपको पूछ रहे तो 50-50% हिस्सा है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। अब अपन नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इनके उपनाम भी आपको पूछ सकता है राजस्थान की दृष्टि से। तो इसे स्वर्णवती, इसे क्या कहते हैं, स्वर्णवती, स्वर्णवती के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखें इनकी बात अपने, तो राजस्थान की एकमात्र है सदाबहार नदी है ये। तो राजस्थान की एकमात्र सदाबहार नदी कौन सी है, चंबल है। ठीक है। अब बात करें इनकी, तो इनके बारे में अपन बात और कर सकते हैं। यानी इनकी जो बीहड़ भूमि है उनके बारे में पूछ सकता है, या आपको पूछ ले भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, अवनालिका
अपर्दन आपको पूछ ले तो भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, चंबल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी अवनालिका अपर्दन क्या होता है सर, आप पूछोगे सर अवनालिका अपर्दन क्या होता है, यानी वे छोटी छोटी नालियां बरसात के समय जो यानी गहरी खाइयां बना देती हैं और वहां से मिट्टी का क्या कर देती हैं, कटाव कर देती हैं। तो यानी छोटी छोटी जो इसकी धाराएं हैं वो क्या कर देती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, और उस मिट्टी के कटाव को ही क्या बोला जाता है, अवनालिका अपर्दन बोला जाता है। उससे भूमि का क्या होता है, उससे भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है अवनालिका अपर्दन से। तो यानी ये सबसे क्या है, विनाशकारी अपन मान सकते हैं, यानी भूमि की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक विनाशकारी है। तो भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी कौन सी है, चंबल है। चंबल यानी बीहड़ या डांग के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ या डांग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन बात करें सर्वाधिक बीहड़ भूमि, सर्वाधिक बीहड़ भूमि, बीहड़ यानी जब अवनालिका अपर्दन होता है तो यानी बड़ी बड़ी खाइयां बन जाती हैं, और उन खाइयों में क्या है, पेड़ पौधे उग जाते हैं, और वो इतनी गहरी होती हैं कि जैसे अपने देसी भाषा में अपन बात करें तो यानी ऊंट पर चढ़े आदमी भी कौन दिखे, तो इतनी इतनी गहरी खाइयां बन जाए। बिंग अंदर के है लोग जगह पुराने समय, वर्तमान में तो डाकू देखो रहा भी को नहीं, लेकिन प्राचीन समय में डाकू जगह होता वह डाको डाल गए और जागे चंबल गए बीहड़ में छुपता। तो यानी चंबल गए बीहड़ है वो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध हो, तो यानी डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था ये कौन सा, बीहड़ भूमि। तो यानी सर्वाधिक बीहड़ भूमि की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक बीहड़ भूमि है धौलपुर में। कहाँ है, धौलपुर के अंदर। अगर अपन बात करें प्रतिशत में, प्रतिशत में सर्वाधिक सर्वाधिक बीहड़ भूमि की अगर अपन बात करें दोस्तों तो प्रतिशत में सवाई माधोपुर में है। ठीक है, सवाई माधोपुर राजस्थान की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं ये। तो यानी सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वो धौलपुर में, और प्रतिशत में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वो किसमें है, सवाई माधोपुर में। और डांग की रानी किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है राजस्थान की दृष्टि से। तो डांग की रानी किसको कहा जाता है, करौली को कहा जाता है। तो करौली को डांग की क्या कहा जाता है, डांग की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें जो ये बीहड़ भूमि है इसके संरक्षण से संबंधित 2-3 योजनाएं चलाई गई हैं, उनको अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो उन योजनाओं के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो ये योजनाएं आपको जरूर याद रखनी है। चंबल से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में अगर आपको पूछ ले तो देखो अपन बात करते हैं, यानी चंबल क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं, यानी इनके क्षेत्र के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यानी कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहली जो परियोजना है उसका नाम है कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, उनकी अगर अपन बात करें तो वो कब चलाया गया था आपको पूछ ले, तो यानी ये 1988-89 में चलाया गया था, 1988-89 में। तो यानी अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए आपको कि कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, ये चंबल वाला जो क्षेत्र है उसी में चलाया गया था। तो अगर इनकी बात करें तो ये कब चलाया गया था, 1988-89 में। इनकी अगर अपन बात करें तो ये पूर्णतः क्या था, पूर्णतः केंद्र वित्त पोषित था। केंद्र वित्त पोषित का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी पूर्ण जो यहाँ पर खर्चा किया जाता है वो केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है, उसे बोलते हैं पूर्णतः केंद्र वित्त पोषित परियोजना थी। कौन सी, कंदरा विकास कार्यक्रम। और कंदरा विकास कार्यक्रम की अगर अपन बात करें तो ये लगभग 8 जिलों में कार्यरत थी, यानी राजस्थान के 8 जिलों में ये क्या थी, कार्यरत, जिलों में कार्यरत थी। 8 जिले कौन से हैं आपको पूछ ले तो 4 तो याद रखना, 4 कोटा संभाग वाले, प्लस में
4 हैं वो भरतपुर संभाग वाले, भरतपुर संभाग वाले, ठीक है। और वर्तमान में कितने आ जाएंगे, 5 कर देना आप। तो यानी ये पांचवा भी इसमें क्या हो गया है, शामिल हो गया है। तो भरतपुर के अंदर कितने आ गए हैं, वर्तमान में 5 आ गए हैं, क्योंकि भरतपुर संभाग के अंदर 5 भरतपुर संभाग के अंदर एक जो नया बनाया गया है, कौन सा, गंगापुर सिटी, जो करौली से अलग करके और धौलपुर से सवाईमाधोपुर से अलग करके बनवाया गया है। कौन सा, गंगापुर सिटी। और भरतपुर संभाग के 5 ही आते हैं। वैसे भरतपुर संभाग में वर्तमान में 6 हो गए, एक डिंग और हो गया है, लेकिन डिंग इसमें नहीं आता है। कौन से में, कंदरा विकास कार्यक्रम में नहीं आता है। तो टोटल 5 जिले हैं भरतपुर संभाग के, उसमें ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, यानी डिंग शामिल नहीं, ठीक है। तो यानी डिंग इसमें शामिल नहीं है। तो टोटल अब वर्तमान के अंदर है 9 जिले अपन कह सकते हैं। यहाँ 8 लिखा है, उस समय 8 थे, वर्तमान में 9 जिलों में है। यानी 4 कोटा संभाग वाले हैं और 5 भरतपुर संभाग वाले हैं, ठीक है, जो इसके टच में आते हैं ना, किसके, चंबल नदी के, उनके अंदर, ठीक है। तो ये टोटल कितने जिलों में चलाया गया है, टोटल 9 जिलों में चलाया गया था। और पूर्णतः क्या था, वित्त पोषित था। कौन सा, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ज्यादातर इसकी सन पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1988-89 में ये कंदरा विकास कार्यक्रम में चलाया गया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, दूसरा जो कार्यक्रम है उनकी अगर अपन बात करें तो यानी एक तो कंदरा विकास कार्यक्रम हो गया, और जो दूसरा है वो है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, उनकी अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये सबसे पहले तो इनके बारे में क्या पूछी जाती है, सन पूछी जाती है। तो सन आप याद रखना, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो 1994-95 में चलाया गया था। तो यानी इसका प्रारंभ कब हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था 1994-95 में। अब देखो एक बार इसे बंद कर दिया गया था और इसे पुनः प्रारंभ के बारे में आपको पूछ ले, पुनः प्रारंभ है तो 2004-5। तो यानी पुनः प्रारंभ कब किया गया था आपको पूछ ले, तो पुनः यह 4-5 नहीं 5-6। तो 2005 और 2006 में इसको क्या किया गया था, 6 में पुनः प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको पूछ सकता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया था। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1994-95 में प्रारंभ किया गया था, फिर दोबारा बंद कर दिया गया। उनके बाद में पुनः प्रारंभ ये 2005 और 6 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ ले तो यानी डांग विकास जो कार्यक्रम है पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अगर आपको पूछ ले वित्त पोषित, आपको पूछ ले तो ये वित्त पोषित है राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ये क्या है, वित्त पोषित है, ठीक है। तो ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो किन जिलों में चलाया गया था, ये भी अगर आपको पूछ ले तो ये लगभग कितने जिलों में चलाया गया था। तो यानी ये भी लगभग क्या है, 8 जिलों में चलाया गया था, ठीक है। तो 8 जिले कौन कौन से थे, तो वही आता है डांग विकास कार्यक्रम में। जो कंदरा वाले जो जिले हैं वही इसमें क्या है, शामिल किए गए थे, ठीक है। तो वो जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इनके बाद में अगर अपन बात करें तो यानी एक जैसे अपन बात करें इससे चंबल नदी से संबंधित है, तो यानी चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यानी घड़ियाल जो पाए जाते हैं वो कौन सी नदी में, चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, अगर अपन बात करें चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की, तो ये 3 राज्यों की संयुक्त अभ्यारण्य है। किस किस का, MP प्लस RJ यानी राजस्थान प्लस UP यानी उत्तर प्रदेश। तो यानी चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। किन किन राज्यों में, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और
उत्तर प्रदेश। तो घड़ियाल यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं चंबल नदी में। तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध आपको सीधा पूछ ले कौन सी नदी है तो चंबल नदी आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा दिया है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये विस्तृत है। यानी लगभग जहाँ चंबल नदी बहती है वहाँ घड़ियाल अभ्यारण्य है, सीधी सी बात ये। तो चंबल घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी आपको पूछ ले तो कौन सी नदी आएगी, चंबल नदी आएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किस नदी से संबंधित है, चंबल नदी से संबंधित है बातें। तो देखो यहाँ पर मैप के माध्यम से थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये जैसे अगर अपन बात करें तो ये जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी एमपी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और इस प्रकार से ये राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है, इस प्रकार यहां से निकलकर राजस्थान के 84 चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। यहाँ से निकल कर ये 84 चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, फिर सीमा बनाती हुई और आगे इटावा के पास जाकर के किसी मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो यानी लगभग अगर अपन बात करें यहाँ पर प्रवेश की तो ये प्रवेश करती है राजस्थान में, प्रवेश ये करती है 84 चित्तौड़ में प्रवेश करती है। ठीक है, और अब अपन बांध की बात कर लेते हैं, इस पे कौन कौन से बांध बने हुए। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर मंदसौर में ये जो बांध है इसका नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध है ये कहाँ पर है, मंदसौर के अंदर है। और मंदसौर कहाँ है, ये एमपी के अंदर है। ठीक है, तो मंदसौर एमपी के अंदर कौन सा बांध है, गांधी सागर। इनके बाद में अगर अपन बात करें तो प्रवेश करते ही पहला जो बांध है वो है राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में कहाँ है ये, यानी चित्तौड़ के अंदर है ये। ठीक है, और इनके बाद में अगर अपन बात करें तो अगला जो बांध है, यानी इस नदी पे अगर अपन बात करें तो यानी कितने बांध बने हुए हैं, टोटल 4 बांध बने हुए हैं। तो अगला जो बांध है वो है एक राणा प्रताप सागर हो गया, गांधी सागर बांध हो गया, और लास्ट है वो कोटा बिराज हो गया। यानी यहाँ पर कोटा बिराज है, और एक कौन सा हो गया, जवार सागर, जवार है सागर। तो ये दोनों जो बांध हैं ये कहाँ पर हैं, कोटा में बने हुए। तो टोटल इस पे कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। और ये इटावा के पास में जाकर के किसमें मिलती है, ये इटावा के पास जाकर के किसमें मिल जाती है, यहाँ पर है, यानी इटावा के पास ये किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इनके बहाव की बात करें तो यानी एमपी के बाद में यहाँ पर क्या आ जाता है, राजस्थान, और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, यूपी। तो यहाँ एमपी, राजस्थान और यूपी में इसका क्या है, बहाव है। तो ये हमारी कौन सी नदी होगी, ये हमारी होगी चंबल नदी। तो चंबल नदी के बारे में हमने खूब बढ़िया तरीके से चर्चा की, और इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये याद रखना आप, चंबल नदी से संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमने गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां पढ़ी हैं, उनमें एक सहायक नदी और रह जाती है, यानी कौन सी, एक तो रह जाती है सोन नदी जो क्या है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और एक कौन सी है, यानी दामोदर नदी जो क्या है छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इन 2 नदियों के बारे में कल पढ़ेंगे। बाकी कल हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और जो 2 इनके सहायक नदियां रही हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आप आज मैंने जो पढ़ाया है उनको आपको रिवीजन करना होगा, और कल आप इनके बारे में थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में और सोन और दामोदर नदियों के बारे में थोड़ा देख करके आना, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो आज का दिन आपका शुभ हो, यही आशा के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।